क्या होता है यहाँ, इसमें आपका होता रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करना। कैसे? जैसे कि एक सिंपल सर्वलेट पेज आप देखे होंगे, मालूम ही है सबको। सर्वलेट पेज की तरह सर्वलेट पेज में रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करना, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स को हैंडल करना। तो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स कैसे हैंडल किया जाता है? क्या नाम है इसमें, डू गेट एंड डू पोस्ट। इसके पास रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स, एचटीटीपी रिक्वेस्ट, एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट, एचटीटीपी सर्वलेट रेस्पॉन्स, ये क्या करते हैं, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप। सेकंड इसमें यूआई की लॉजिक लिखी जाती है, एचटीएमएल की लॉजिक, मीन्स यूआई भी इसी पेज के अंदर होता है। हाँ, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को भी हैंडल कर रहे हैं। यूआई मीन्स यूजर, एचटीएमएल पेज भी कहाँ लिखी जा रही है, सेम पेज के अंदर। और यूआई के साथ, और यूआई भी हो रहा, और साथ ही साथ इसमें बिजनेस लॉजिक भी लिखी जाती है। बिजनेस बिजनेस लॉजिक भी आप लिखते हैं किसके, एक सिंगल पेज के अंदर। तो एक ही पेज में सारा काम आप सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को भी हैंडल कर रहे हैं, यूआई को भी हैंडल कर रहे हैं, और बिजनेस लॉजिक्स भी लिखी जाती हैं। तो ये इस टाइप का पेज क्या कहलाता है, ये एक प्रकार का सर्वलेट। तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम क्या है इसमें कि रीडेबिलिटी इशू होती है। अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, बग्स आ रहा है या कोई प्रॉब्लम्स अगर हो रही है, तो हमें क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काफी टाइम लगता है, क्योंकि कोड क्या होते हैं, हंड्रेड्स लाइन, थाउजेंड्स लाइन, 2000 लाइन्स के कोड एक एक पेज पे डिजाइन होते हैं। क्योंकि यहाँ हम सारी चीजों को हैंडल कर रहे, क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, यूआई, बिजनेस लॉजिक, तो कोड क्या होंगे, काफी लेंदी हो जाएंगे। लेंदी होने की वजह से सारी चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं कोड एक सिंगल पेज पे, एक सिंगल फाइल में। इसलिए ये जो अप्रोच है, रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है रियल टाइम के हिसाब से, और डेवलपर फ्रेंडली भी नहीं है ये कोड। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए डिजाइन पैटर्न्स बनाए गए। डिजाइन पैटर्न्स कौन से बनाए गए, एमवीसी डिजाइन पैटर्न्स। की एक काम करो आप लोग कि आप इस तरह से कोड ना लिख के इन सभी चीजों को अलग अलग कर दो। तो एमवीसी डिजाइन पैटर्न्स क्या बोलता है कि आपको क्या, आपके पास जो सोर्स हैं, वो सोर्स कौन कौन से सोर्स हैं और कौन सा टारगेट है। तो सोर्स हमारा है, जैसे वेब एप्लीकेशन की बात करें तो वेब एप्लीकेशन में हमारा सोर्स क्या होगा, हमारे पास एक होगा क्लाइंट साइड होगा, दूसरा सर्वर साइड, ये सर्वर साइड, और थर्ड जो होता है डीबी, डेटाबेस। तो क्लाइंट का स्क्रीन फ्रीज है। हेलो, हाँ, तो क्लाइंट का काम क्या है, रिक्वेस्ट को सेंड करना, और सर्वर क्या होता है, वो रेस्पॉन्स रिटर्न करता है बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट। सर्वर एग्जीक्यूट करता है क्वेरी, सर्वर सेंड करता है रिक्वेस्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए, और क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद वो रिटर्न करता है डेटा या जो भी रेस्पॉन्स, किसको, सर्वर को। तो ये हमारा है बेसिक कंपोनेंट्स। कौन बेसिक क्या है, बेसिक जो हमारे फ्लो, डेटा ट्रांसफर किया जाता है ब्राउजर से, क्या डेटा ट्रांसफर किया जाता है ब्राउजर से सर्वर पे, और सर्वर में बिजनेस लॉजिक एग्जीक्यूट होती है और ट्रांसफर किया जाता है किसके अंदर, डेटाबेस के अंदर।
बस कॉमन बेसिक चीज है ना, यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं ना। यस, तो समझो ये डेटा डेटा ट्रांसफर किया जा रहा है एक मीन्स क्लाइंट साइड से नेटवर्क में, नेटवर्क के थ्रू। ये है हमारा नेटवर्क। तो नेटवर्क से जब कोई डेटा ट्रांसफर किया जाता है तो नेटवर्क में हमें सबसे पहले ध्यान रखने होते हैं वो प्रोटोकॉल्स, और कैसे नेटवर्क के बीच, नेटवर्क मतलब हैकर्स, इसके बीच में बहुत सारे हैकर्स होते हैं जो आपके डेटा को क्या कर सकते हैं, या तो करप्ट कर सकते हैं या तो इंफॉर्मेशन है तो चुरा सकते हैं, है? तो उन 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 सभी चीजों से सेफली हमें डेटा को ले जाना होता है डेटाबेस तक। ठीक, तो डिजाइन पैटर्न्स में आया है, डिजाइन पैटर्न्स में क्या बनाया गया कि एम मीन्स होता है एम, एम मीन्स मॉडल, वी मीन्स व्यू, और सी मीन्स क्या होता है, कंट्रोलर। एम वी सी, मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। क्या मीनिंग है मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर? मॉडल मीन्स डेटा, डेटा डेटा, व्यू मीन्स यूआई पेज, यूआई पेज, कंट्रोलर मीन्स स्क्रीन। कैसे फ्रीज होगी यार, बताओ और किसी को, और कोई बताए? ये सर स्क्रीन फ्रीज हो गया। अभी बताओ कैसे चल रहा अभी? सही है सर। इंटरनेट प्रॉब्लम है क्या? सही है, इंटरनेट का इश्यू नहीं है, वो हो सकता है स्टक हो जा रहा हो। ठीक है, चलो देखो इधर, MVC, एम मीन्स मॉडल, मॉडल किसको बोलते हैं? जो डेटा है, और व्यू यूआई पेज लाइक HTML, या फिर HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट को हम बोलते हैं क्या? यूआई, है ना? HTML CSS एंड JS क्या होती है हमारी यूआई पेज। कंट्रोलर क्या होता है? कंट्रोलर एक टाइप का क्लास है जो हैंडल करता है हमारे रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को। तो रिक्वेस्ट और HTTP रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए क्या बनाया गया है? कंट्रोलर। HTTP रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, HTTP रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स को हैंडल करना, सिंपल ना बस। और कुछ MVC में, अब MVC में हमें समझना है कि ये जो डिजाइन पैटर्न है ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है स्प्रिंग बूट में, है ना? कैसे ये काम करता है स्प्रिंग बूट में, इसका इंटरनल। तो MVC इसमें कोई किसी को डाउट? नहीं सर, नहीं ना? तो अब समझो कि ब्राउजर हमारे पास है, ये ब्राउजर, ये ब्राउजर, और यहाँ से मैं इस ब्राउजर से एक रिक्वेस्ट सेंड करने जा रहा हूँ जिसका नाम है http:// पोर्ट नंबर 8080 एंड /home। ठीक, फर्स्ट रिक्वेस्ट सेंड किया गया है। तो इसमें आप
मुझे बताएंगे कि ये जो रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट एक्चुअली क्या कंटेन किया है, कैसे रिक्वेस्ट भेज रहा है, किस टाइप का रिक्वेस्ट जा रहा है। ठीक, देखो साहब एकदम स्क्रैच से सारी चीजें बता रहा हूँ, समझो। एक बार आप लोग को ओवरव्यू दे चुका हूँ, बट अब आपको डेप्थ में सारी चीजें बता रहा हूँ। तो यहाँ फर्स्ट ये, सेकंड एंड थर्ड और फोर्थ। ये क्या है? HTTP। ये क्या है हमारे? HTTP बोलो, HTTP क्या है यार? ये क्या चीज इंडिकेट करता है HTTP? ये हमारा प्रकार का प्रोटोकॉल है। तो प्रोटोकॉल मीन्स प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स HTTP प्रोटोकॉल्स और HTTPS प्रोटोकॉल्स, डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं। RDP प्रोटोकॉल्स, SSH प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल, लेकिन HTTP प्रोटोकॉल्स और HTTPS प्रोटोकॉल से सपोर्ट करता है आपका ब्राउजर। ब्राउजर के लिए हम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं HTTP प्रोटोकॉल्स को बताए? HTTPS प्रोटोकॉल्स सर क्या नेटवर्क मतलब सिक्योर है? सर सिक्योर नेटवर्क में रहे तो अपन डेटा सेंड सिक्योर रहता है और एक HTTPS अनसिक्योर रहता है। हाँ ठीक है, HTTPS जो होता है वो सिक्योर होता है और HTTP अनसिक्योर्ड होता है। बट यूज क्यों कर रहे हैं? क्या रीजन है इसका HTTP यूज करने का? मैं कहता हूँ अनसिक्योर्ड है, बट क्यों यूज कर रहे हैं? ट्रांसफर के लिए सर, डेटा का सर, डेटा ट्रांसफर करने के लिए, डेटा को ट्रांसफर, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को ले जाने के लिए। HTTP हमारे रिक्वेस्ट को कहाँ लेके जा रहा है? सर्वर पे। सर्वर पे सर। हाँ, तो इसको हम बोल सकते हैं ये हमारा व्हीकल है। हाँ, HTTP हमारा व्हीकल है जो हमें, व्हीकल नहीं तो रॉकेट बोलते हैं कि हमारा रॉकेट है। बोलोगे सर रोड तो है नहीं, तो कैसे जा रहा? उड़ के जाता होगा ना। तो ये हमारा एक प्रकार का व्हीकल है। बट व्हीकल है तो कुछ ना कुछ रूट होगा। रूट क्या है? कौन से रूट से जा रहा है ये है? बोलो। TCP एंड UDP नाम सुने हो? TCP एंड UDP। हाँ बताओ क्या होता है TCP एंड UDP? नेटवर्किंग वाला कोई है? सर है, पढ़ा है। कोई है नेटवर्किंग में पढ़े हो? हैप्पी बताओ क्या होता है TCP एंड UDP? दर्शन बताएगा MC वाले। दर्शन बताओ क्या डिफरेंस है TCP एंड UDP में और इनका पर्पस क्या है? दर्शन दर्शन बोलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ बताइए, TCP एंड UDP आपका कंपनियां भी? डेटा ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल होता है सर। हाँ ये तो उसका फुल फॉर्म्स है। हाँ TCP है क्या एक्चुअली? TCP एंड UDP सर TCP IP से एक मॉडल होता है जिसमें लेयर्स होती हैं। फिजिकल लेयर, सेवन फिजिकल लेयर्स ना। हाँ सर। तो क्या हाँ सर, 7 ये फिजिकल क्या काम करते हैं सारे फिजिकल लेयर? सर वही सर, सीक्वेंस वाइज वो कोई प्रोसेस करता है, कोई ट्रांसफर करता है सर। Good. ऐसे ही आगे चलता है। राइट एकदम सही। ठीक है,
तो टीसीपी ये आपका जो डेटा है, डेटा पैकेट्स, इनको रेडी करता है, और एचटीटीपी इसको लेके उस टीसीपी जो ब्रिज है उस ब्रिज पे ट्रेवल करता है। ब्रिज क्या है? टीसीपी ब्रिज मीन्स फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, 6, 7, 8, सॉरी 7 स्टेप में वो आपके पैकेट्स को क्या करता है? ट्रांसफर करता है। लेकिन एचटीटीपी क्या है? एचटीटीपी ये व्हीकल है जो नेटवर्क पर ट्रेवल कर रहा है। टीसीपी एक ब्रिज है जो उस ब्रिज पे एचटीटीपी ट्रेवल कर रहा है। और एचटीटीपी के अंदर कौन है? वो व्हीकल के अंदर आप ही लोग होंगे, है ना? आप नहीं है ठीक है, आप लोग का डेटा है, इंपॉर्टेंट डेटा जो लेके जाया जा रहा है। सही, अब समझ में आया? टीसीपी समझो, मैं बता रहा हूँ टीसीपी क्या है। टीसीपी जो है एक प्रकार का, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, किधर जाना है? सर्वर तक जाना है। तो सर्वर तक जाने के लिए यहाँ पास कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7th स्टेप, है ना? अब इसमें से जो हमारा क्या है? HTTP। अब HTTP को कैसे बनाया यार? ठीक है, ये है HTTP, इसको समझिए। HTTP है और साथ में इसके साथ है डेटा। तो डेटा इसने डेटा इधर ये डेटा रखा और ये डेटा ट्रेवल कर रहा है किस पे? इस ब्रिज पे। इस ब्रिज पे डेटा HTTP। तो सबसे पहले इस डेटा को, जो इसके लेयर्स होते हैं, इसकी लेयर के अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर किया जाता है। प्रिपेयर करने के बाद ये ट्रेवल करता है सीधा कहाँ जा रहा है? सर्वर पे। और उसके पैकेट्स को फिर से पैकेट्स जो रेडी किए गए थे उनको फिर से कन्वर्ट करते हैं टीसीपी पे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इस ब्रिज पे वापस डिलीवर किया जाता है उस लोकेशन में। तो टीसीपी और यूडीपी, टीसीपी जो होती है ये रिलायबल होती है, मीन्स विश्वसनीय रहता है कि आपका जो रिक्वेस्ट है जो एचटीटीपी लेकर जा रहा है वो कंप्लीटली लेके जाया जाएगा सर्वर पे। ऐसा नहीं है कि अगर दूसरा रिक्वेस्ट आएगा तो इस रिक्वेस्ट को स्किप करके दूसरे पर लेके जाएंगे। तो इसलिए टीसीपी रिलायबल होता है कि आपका जो रिक्वेस्ट गया है तो उसका रेस्पॉन्स प्रॉपर रिटर्न किया जाएगा। यूडीपी की कोई गारंटी नहीं है। यूडीपी कभी भी क्या हो सकती है? लॉस हो सकता है, कोई भी डेटा को स्किप कर सकता है। इसलिए यूडीपी यूज नहीं होता है, टीसीपी यूज किया जाता है। ठीक है, रेस्पॉन्स रिटर्न प्रॉपर नहीं करता है। यूडीपी में काफी प्रॉब्लम होती है, नॉन रिलायबल होता है, इस वजह से यूडीपी यूज नहीं करते हैं, टीसीपी यूज करते हैं। तो समझ में आया? ये ब्रिज जो है यूडीपी और टीसीपी ही है। तो ये यूडीपी कभी भी धोखा दे सकता है, इसलिए अब इसको यूज बहुत कम किया जाता है, ज्यादा यूज नहीं होता है। मेनली जो यूज होता है वो क्या होता है? टीसीपी यूज होता है। तो टीसीपी और एचटीटीपी जब ये नेटवर्क पे ट्रेवल कर रहे होते हैं तो क्या लेके जाते हैं? क्या लेके जाता है एचटीटीपी रिक्वेस्ट। एचटीटीपी क्या लेके जाता है? एक रिक्वेस्ट। और रिटर्न क्या करता है? एचटीटीपी लेके आता है वापस रेस्पॉन्स। तो रिक्वेस्ट क्या लेके जा रहा? और कहाँ जा रहा? उसका लोकेशन। तो रिक्वेस्ट लेके जाता है एचटीटीपी, जैसे कि वो लेकर जा सकता है कोई लिंक, कोई यूआरएल या कोई डेटा, कुछ भी ये लेके जा सकता है। तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट का स्ट्रक्चर, एचटीटीपी रिक्वेस्ट का स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर कैसे ये चीजों को लेकर ट्रेवल करता है। तो इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में शायद सर्वलेट की क्लास में बताया था, स्टेप्स याद है? एचटीटीपी रिक्वेस्ट स्ट्रक्चर एंड रेस्पॉन्स। यस, ठीक है। तो इसमें इसके स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, एचटीटीपी रिक्वेस्ट के जो स्ट्रक्चर हैं वो आते हैं कि फर्स्ट जो है इनिशियल
लाइन, इनिशियल लाइन को प्रिपेयर करो। किसको? इनिशियल लाइन प्रिपेयर करो। तो इनिशियल लाइन जो होती है उसमें प्रिपेयर किया जाता है सबसे पहले मेथड टाइप, मेथड का नेम, कौन सा मेथड है और मेथड क्या होते हैं। सेकेंड यूआरएल, व्हाट इज यूआरएल, यूआरएल क्या है, HTTP वर्जन, फर्स्ट स्टेप। तो HTTP रिक्वेस्ट जब प्रिपेयर किया जाता है नेटवर्क पे, जब यहाँ से आपके ब्राउजर से ही रेडी होते हैं सारी चीजें, क्या क्या लेके जाना है, यूआई से क्या लेके जाना है, तो उसका स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट लाइन जो इनिशियल लाइन जो होगी एग्जीक्यूट होगी वो होगी मेथड टाइप। किस टाइप का मेथड है? मेथड टाइप, यूआरएल एंड HTTP वर्जन। क्या है मीनिंग? मेथड टाइप, यूआरएल एंड HTTP वर्जन। बोलो। मेथड टाइप, तो HTTP के मेथड्स कौन कौन से मेथड होते हैं? HTTP के मेथड्स, और इन मेथड का क्या यूज है, क्यों यूज करते हैं। तो HTTP के मेथड जो आते हैं, जो सबसे पहला मेथड है वो है गेट मेथड। कौन सा मेथड? गेट मेथड। दूसरा पोस्ट मेथड, पुट मेथड, गेट, पोस्ट, पुट एंड बोलो पुट। डिलीट पैच, डिलीट, और काफी मेथड है। डिलीट, ट्रेस, हेड। इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? ब्राउजर। जब हम वेब एप्लीकेशन की बात करेंगे, वेब एप्लीकेशन में तो आपकी सिर्फ ब्राउजर जो सपोर्ट करता है गेट एंड पोस्ट मेथड, पुट एंड पैच, डिलीट, ये सपोर्ट करता है एक मशीन से दूसरे मशीन को रिक्वेस्ट भेजने के लिए, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए। कौन? एक मशीन मीन्स एक सर्वर जब दूसरे सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है तब। बट डायरेक्ट क्लाइंट जो वेब एप्लीकेशन है, जब डायरेक्ट क्लाइंट मशीन से इंटरेक्ट करता है किसी सर्वर से, तो उसको गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बस इन दोनों। क्योंकि ब्राउजर आपको दो ही चीज, गेट और पोस्ट। जब रेस्ट एपीआई जब हम देखेंगे तो वहां हमें सारी चीजों को यूज पड़ेंगे, पुट, पैच एंड डिलीट की। ठीक है, पुट, पैच, डिलीट मेथड्स की। तो अभी ये जो मेथड्स है ये क्या है? ब्राउजर के लिए, ब्राउजर से जो भी रिक्वेस्ट लेके जा रहा है, मीन्स HTTP ब्राउजर से रिक्वेस्ट लेके जा रहा, तो गेट और पोस्ट से ही बाइंड होगा। ठीक है, क्लियर? कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? क्लियर ना? हाँ, तो गेट रिक्वेस्ट का यूज क्या है? गेट रिक्वेस्ट का मेन काम क्या है? क्या काम करता है गेट रिक्वेस्ट? गेट रिक्वेस्ट, हाँ, फेच करना है। फेच, रिक्वेस्ट को डेटा फेच करना। नेक्स्ट, पोस्ट का डेटा सेंड करना सर। डेटा सेंड, हाँ, डेटा सेंड। तो सेंड मतलब क्या होता है? सेंड मतलब कोई भी गेट रिक्वेस्ट भी डेटा को सेंड करता है, लेकिन मेन है सेंड नहीं करना, न्यू रिसोर्स क्रिएट करना, न्यू रिसोर्स क्रिएट करना। डेटा सेंड करना सर्वर को सिर्फ सेंड करना नहीं होता है, सेंड करने का मतलब होता है कि स्टोर करना, न्यू रिसोर्स क्रिएट करना डेटाबेस में। ठीक है,
चलो, तो हम इसको क्या सिंपली आप सेंड भी बोल सकते हो, सेंड करना, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, पोस्ट, न्यू रिसोर्स, रिसोर्स क्रिएट करना। अब डेटा को पैकेट्स के फॉर्म में नहीं लेके जा, अब पोस्ट जो है उसे पैकेट्स के फॉर्म में पूरा सिक्योर लेकर जाता है। हाँ, बॉडी कंटेन करता है। हाँ सर। तो पोस्ट जो है, पोस्ट है, सेंड तो करता है। देखो, गेट रिक्वेस्ट भी डेटा सेंड करता है। यस, गेट रिक्वेस्ट डेटा सेंड करेगा या नहीं? यस, डेटा सेंड, गेट रिक्वेस्ट भी करता है, पोस्ट भी डेटा सेंड कर सकता है, पुट भी कर सकता है, पैच भी, सभी डेटा सेंड कर सकते हैं यार। डेटा कौन नहीं सेंड कर सकता? सब कर सकते हैं। गेट रिक्वेस्ट डेटा नहीं सेंड करेगा? बोलो यस या नो। अरे करेगा भाई, डेटा सब सेंड करेंगे, लेकिन गेट रिक्वेस्ट क्या होता है, वो सेफली मींस सेफ्टी के साथ आपके डेटा को नहीं ले जा सकता। अगर वो लेके जाएगा तो हैकर अटैक कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो यूआरएल के साथ बाइंड करके लेके जाता है, उसके पास बॉडी नहीं होती है। ठीक है, तो अभी बता रहे हैं, अभी सारी चीजें बता रहे हैं। तो डेटा सेंड करने की बात नहीं है, बात यहाँ पास क्या है कि सबका यूज क्या है। ठीक है, आपको यूज समझना है कि रियल टाइम में इन सभी का यूज कैसे करते हैं, कि कौन सा पर्टिकुलर एरिया है जिसमें ये मेथड यूज किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर? हेलो, यस सर, क्लियर सर, क्लियर। हाँ, सेंड करना, फेच करना होता है, लेकिन सेंड सभी कर सकते हैं। एक्चुअल मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए। एक्चुअल मीनिंग क्या है? पोस्ट जो होता है, न्यू रिसोर्स क्रिएट करना। हमेशा जब भी ये रिक्वेस्ट भेजेंगे तो नया रिसोर्स क्रिएट करता है। और पुट जो है वो न्यू रिसोर्स नहीं क्रिएट करता है, वो एग्जिस्टिंग रिसोर्स को मॉडिफाई करता है। क्या है? एग्जिस्टिंग रिसोर्स जो ऑलरेडी क्रिएट किया गया है डेटाबेस में, उस रिसोर्स को मॉडिफाई करने के लिए हम डेटा फिर से सेंड करते हैं। हाँ, पुट मेथड बोलोगे कि डेटा सेंड करना, हाँ सेंड करेगा, लेकिन सेंड नहीं कर, सेंड तो सभी करते हैं, बट ये जो है, अब पुट रिक्वेस्ट एग्जिस्टिंग रिसोर्स के डेटा को मॉडिफाई करने के लिए हम भेज रहे हैं। ठीक है, याद रहेगा? यस। और पैच जो है पार्शियल मॉडिफिकेशन के लिए, जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसको पार्शियली मॉडिफाई करना, मींस कंप्लीटली नहीं, पार्शियली। तो पुट एंड पैच में हमेशा आपसे इंटरव्यू अगर पूछेगा रेस्ट, अगर आप रेस्ट एपीआई में मींस रेज्यूमे मेंशन करेंगे रेस्ट पे, तो वहां आपसे हमेशा ये लिख के ले लो, 100% पुट एंड पैच में क्वेश्चन पूछेगा ही की पूछेगा। गेट एंड पोस्ट में डिफरेंस पूछेगा ही, 100% पक्का। अगर रेस्ट एपीआई पे अगर इंटरव्यूअर पूछ रहा है क्वेश्चन, तो पुट एंड पैच में सबसे पहला क्वेश्चन होगा, उसको बताओ पुट एंड पैच में डिफरेंस क्या है। छोटी मोटी सर कोई रिक्वेस्ट आई है सर। हाँ, तो आपको ये नहीं बताना है। पुट मींस कंप्लीट डेटा को मॉडिफाई करने को अलाउ करता है, कंप्लीट डेटा मॉडिफाई कर सकते हैं। पैच में पार्शियल डेटा मॉडिफिकेशन, बस दो ही डिफरेंस, इसके अलावा कुछ नहीं। पुट मींस कंप्लीट डेटा, मींस टेबल्स जो है, टेबल के अंदर जो रो होगा, वन ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड रो, उस रो में जितने भी कॉलम्स होंगे, सभी कॉलम्स को ये अलाउ करता है, सभी कॉलम को मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन पैच जो होगा वो सभी को ये नहीं होगा, वो स्पेसिफिक होंगे सभी। कुछ में से अगर 10 कॉलम्स है तो 10 कॉलम्स में से 4, 5, 6 सर कुछ में आईडी भी कर सकते हैं सर? हाँ, आईडी भी कर सकते हो। मतलब कंप्लीट रिकॉर्ड सर, ठीक है सर। हाँ, कंप्लीट आईडी कर सकते हो, लेकिन आईडी क्यों नहीं कर सकता है ये? क्यों? क्योंकि टेबल में जो आईडी अप्लाई किया गया है उसमें कंस्ट्रेंट अप्लाई किया गया है, यूनिक कंस्ट्रेंट। यस सर। यूनिक कंस्ट्रेंट की वजह से वो सेम डेटा को स्टोर नहीं कर सकता, इसलिए वो सेम डेटा को रिप्लेस कर देगा। लेकिन दो वैल्यू, एक 1 1 2 2, दो आईडी नहीं हो सकती ना, क्योंकि यूनिक है, तो सेम आईडी नहीं हो सकती। हाँ, नेम सेम हो सकता है बट आईडी सेम नहीं हो सकती, इस वजह से वो कंस्ट्रेंट की वजह से वो अपडेट कर देता है डेटा। ठीक है, समझ में आया?
इसलिए आईडी Yes, चेंज sir. नहीं होती। यस लेकिन सर। आप हाँ, अगर कंस्टेंट हटा दोगे तो आईडी भी चेंज हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। ठीक, तो पुट, पैच, डिलीट। डिलीट भी सारे डेटा को लेके जाता है, लेके जा सकता है ये भी डेटा, लेकिन बस हमें क्या काम करना है, डेटा डिलीट करना है। तो ये जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है इसको रिसोर्सेस को रिमूव करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो मैं अभी इनका बॉडी स्ट्रक्चर बता रहा हूं तो आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा। ठीक, तो फेच, पोस्ट, और पोस्ट के काम क्या है, क्रिएट न्यू रिसोर्स, क्रिएटिंग न्यू रिसोर्स, क्रिएटिंग न्यू रिसोर्स, और मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मॉडिफाइंग पार्शियल, partial records, delete, deleting existing records। ठीक है, तो इन सभी चीजों में हम क्या यूज करते हैं, ये मेथड्स। अच्छा, अब फर्स्ट लाइन प्रिपेयर करना है, तो फर्स्ट लाइन में क्या प्रिपेयर किया जाएगा, मेथड्स। तो मेथड समझ में आएगा। सेकंड, यूआरएल्स। यूआरएल्स क्या होते हैं, यूआरएल्स क्या मीनिंग है, इसको फुल फॉर्म यूआरएल का, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर। गुड, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, इसका मीनिंग रिसोर्स लोकेटर, रिसोर्स को लोकेट करता है। ठीक है, क्या नाम से पता चला ना, रिसोर्स लोकेटर। तो रिसोर्स क्या है आपका, एक टारगेट होता है और एक रिसोर्स होता है, मीन्स कहां से किधर जाना है, रिसोर्स क्या है। तो रिसोर्स यहां पास है आपका वो यूआरएल्स। तो लाइक हमारे पास यूआरएल जो है अभी होम, एक ये हमारा होम जो है, क्लास पाथ फर्स्ट जो लोकेशन दिया जाएगा वो क्लास पाथ मीन्स कॉन्टेक्स्ट जो आपका कंप्लीट एप्लीकेशन का क्लास पाथ हो सकता है, फॉरवर्ड स्लैश हो, या फिर आप जिससे भी बाइंड करेंगे वो आपका रूट हो सकता है, रूट। तो सब मान लीजिए आपने रूट, देन इसके बाद होम। ठीक है, तो ये हमारा रिसोर्स लोकेटर कहलाता है। इसको हम बनाते हैं किससे, यूआरएल। और एक होता है यूआरआई। तो यूआरएल एंड यूआरआई। यूआरएल जो होता है वो कंप्लीट का ये पूरा कंप्लीट एक यूआरएल कहलाता है। यूआरआई जो होता है वो आइडेंटिफाई करता है मींस जो आपका क्लास पाथ और मेथड्स को। तो मैं अभी इसमें डिफरेंस बता रहा हूँ आगे। अभी यूआरएल और यूआई बता रहे हैं। तो HTTP ये समझ में, HTTP वर्जन। तो HTTP का अपडेटेड वर्जन कौन सा चल रहा है, कौन सा वर्जन है अभी जो भी आपका सपोर्ट कर रहा हो ब्राउजर, तो मान लो HTTP 1.1 वर्जन। ठीक है, HTTP 1.1 और HTTP 1.2। तो अभी हमारे पास क्या है, HTTP 1.1। तो ये है इनिशियल फर्स्ट लाइन जब एग्जीक्यूट होगा तो इन मेथड, इस मेथड में से कोई एक मेथड होगा जो रिक्वेस्ट लेके जाया जाएगा। तो होम का रिक्वेस्ट मीन्स फर्स्ट पेज पे जाने के लिए हम कौन सा रिक्वेस्ट बाइंड किए हैं, गेट। तो गेट रिक्वेस्ट यूआरएल और HTTP वर्जन, कौन सा वर्जन है, सेकेंड बाइंड किया जाएगा आपका जब ये ब्राउजर से सर्वर पे जाएगा। तो कौन से फॉर्मेट में ये डेटा लेके जा रहा है, आपको सर्वर को बताना पड़ेगा कि हे सर्वर, मैं जो डेटा आपके पास लेके आया हूं वो प्लेन टेक्स्ट है, जेसन फॉर्मेट में है, एक्सएमएल फॉर्मेट में है, कौन से फॉर्मेट में आप डेटा लेके आया हो।
अगर वो डेटा सर्वर बोलेगा कि अगर आप जेसन फॉर्मेट में डेटा लेकर आए हो तो मैं अलाउ करूंगा, नहीं तो फिर आप कोई दूसरा डेटा लेके आए हो तो वापस चले जाओ। तो इसलिए वो एक दूसरा जो लाइन है डेटा रिसीव करने से पहले ही कंफर्मेशन लेता है। आप बताओ तो कौन सा है वो लाइन? इनिशियल लाइन के बाद हेडर सेक्शन, हेडर लाइन। हेडर लाइन में जो एग्जीक्यूट होता है वो एग्जीक्यूट होता है की एंड वैल्यू टाइप। की एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू क्या होती है? की, माइक ऑफ करो, क्या है? कंटेंट टाइप, कंटेंट हाइफन टाइप। किस टाइप का आपका कंटेंट है वो आप बताइए। तो कंटेंट मैंने बता दिया कि हमारे पास जो है प्लेन टेक्स्ट है। प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट जेसन में है तो एप्लीकेशन जेसन, जेसन फॉर्मेट में एप्लीकेशन हाइफन जेसन। एक्सएमएल में है तो एक्सएमएल। तो ये जेसन और एक्सएमएल क्या है? ग्लोबली लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज। तो अभी फिलहाल के लिए बाय डिफॉल्ट ये क्या लेके जा रहा? प्लेन टेक्स्ट। तो एचटीटीपी जो है वो जो डेटा आपका लेके जा रहा है वो किस में लेके जा रहा है? प्लेन टेक्स्ट में। ठीक, टेक्स्ट, टेक्स्ट फॉर्मेट में। नेक्स्ट लाइन क्या चलेगा? नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होता है वैसे, नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा बॉडी, बट गेट मेथड के पास कोई बॉडी अवेलेबल नहीं होती है। किसके पास? बॉडी। बॉडी यहाँ पास क्या स्टोर किया जाएगा? डेटा। यहाँ स्टोर किया जाएगा डेटा। कौन सा डेटा? डेटा कौन सा डेटा? जो आपके पास टेक्स्ट है। टेक्स्ट में आप क्या लेके जा रहे हैं? प्लेन टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या लेके जा रहे हैं? लाइक मान लीजिए यूजर ने रजिस्टर्ड किया है कोई डेटा, तो उसके पे क्या होगा? आईडी होगी, आईडी 101 और नेम हो सकता है। नेम में आपका आएगा जैसे कि लाइक हेलो, कुछ भी एक्सवाइजेड। तो ये डेटा, बट ये डेटा जो है बॉडी सेक्शन, गेट मेथड बॉडी सेक्शन कंटेन ही नहीं करता। बॉडी सेक्शन इसके पास होता ही नहीं। तो फिर एचटीटीपी इस बॉडी को कहाँ सेट करेगा? इस बॉडी को, इस डेटा को, सॉरी इस बॉडी को नहीं, इस डेटा को सेट कहाँ करेगा? कैसे लेके जाएगा? बिल्कुल लेकर जाएगा। कैसे लेके जाएगा? इस यूआरएल के साथ बाइंड करेगा। तो जब यूआरएल, जब ये गेट मेथड के पास ये बॉडी नहीं होगी तो ये इस डेटा को बाइंड करता है किसके साथ? इस यूआरएल के साथ। तो इसमें जब बाइंड करता है तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्वेरी पैरामीटर्स। क्या बोलते हैं? जब डेटा को बाइंड किया जाता है इसके अंदर तो बोलते हैं क्वेरी पैरामीटर या फिर मैट्रिक्स पैरम। तो क्वेरी पैरम और मैट्रिक्स पैरम के जिस फॉर्म में यूआरएल के साथ डेटा बाइंड होके एक एप्लीकेशन, एक ब्राउजर से सर्वर पे भेजा जाता है। तो जब भी हम क्वेरी पैरम की बात करेंगे तो क्वेरी पैरम जो स्टार्ट होगी आपकी किससे स्टार्ट होगी? इसको मैं कॉपी और डुप्लीकेट करता हूं। एंड ऑफ द यूआरएल। हाँ, क्या बोलो? एंड ऑफ द यूआरएल। हाँ, एंड ऑफ द यूआरएल। तो ये स्टार्ट होता है क्वेश्चन मार्क से। क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होगा आपका क्वेरी पैरम। क्वेश्चन मार्क यहाँ स्टार्ट होगा आपका की एंड वैल्यू के फॉर्म में। तो की, मैं एक एग्जांपल अभी लिख रहा हूँ फिर इसके बाद नीचे नोट डाउन करा दूंगा। की इक्वल टू वैल्यू। अब कितने की हमारे पास हैं? तो सुपर मान लीजिए की 1, तो उसका वैल्यू 1 होगा बाइंड। लेकिन हमारे पास यहाँ की कितने हैं? आईडी एंड नेम 2 की हैं। तो एंड ऑपरेटर्स क्या लगाएंगे? एंड देन की 2 इक्वल टू वैल्यू 2। इस तरह से वो एंड सिंबल ऐड होते जाएंगे, जितनी भी की होंगी वो ऐड करते जाएंगे की एंड वैल्यू। समझ में आया? थर्ड की और वैल्यू।
थर्ड वैल्यू, ये होती, इसको बोलते हैं क्वेरी पैरामीटर। ये क्या है? क्वेरी पैरामीटर्स। क्वेरी पैरामीटर्स। तो क्वेरी पैरामीटर्स में जब डेटा जब नेटवर्क पे ट्रेवल करता है तो यहाँ की और वैल्यू दोनों विजिबल होते हैं किसको? हैकर्स को। क्यों विजिबल होते हैं हैकर्स को? क्योंकि HTTP जो डेटा है ये प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में लेकर जाता है। क्या मैं HTTP को प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट से अगर मैं बोलूं कि आप प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में ले जाए, जेसन में ले जाए, तो क्या हैकर अटैक करेगा? HTTP से बोलूं कि आप प्लेन टेक्स्ट में मत ले जाए, जेसन में ले जाओ, तो हैकर अटैक करेगा? हाँ? ये XML में लेके जाऊं तो डेटा, बोलो। तो बॉडी नहीं है ना सर? नहीं, हाँ बॉडी नहीं है तो बिल्कुल करेगा, ठीक है। क्यों? चाहे आप जेसन में लेके जाए, चाहे आप XML फॉर्म में ले जाए, चाहे प्लेन टेक्स्ट में ले जाए, कैसे भी आप लेके जाए, HTTP अगर आपने रिक्वेस्ट बनाया है, HTTP मीन्स ये HTTP का मेन रोल जो है वो है अनऑथराइज्ड रोल। क्या है? अनऑथराइज्ड टाइप है। HTTP एक अनऑथराइज्ड टाइप होता है कि जब भी ये डेटा नेटवर्क पे ट्रेवल करता है तो इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। ये डेटा ऐसे ही ओपनली लेके घूमता है, ओपन लेके घूमता है और इसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती है HTTP के पास। तो इसलिए हम जब इम्पोर्टेंट डेटा जब ट्रांसफर करते हैं या इम्पोर्टेंट कोई भी रिक्वेस्ट ट्रांसफर करते हैं एक सर्वर पे, तो हम HTTPS की हेल्प से भेजते हैं। HTTPS मीन्स सर्टिफिकेट। तो ये आपको सर्टिफाइड रिक्वेस्ट प्रोवाइड करता है, SSL सर्टिफिकेट से बेनिफिट क्या है? कौन सा सर्टिफिकेट यार? SSL सर्टिफिकेट से बेनिफिट क्या है कि ये भी डेटा सेम HTTP की तरह ही लेकर जाता है। जैसे HTTP लेके जा रहा है, इसके पास भी बॉडी नहीं है, समझो, इसके पास भी बॉडी नहीं है। गेट रिक्वेस्ट के पास भी बॉडी नहीं है, तो ये डेटा लेके जाएगा। यस, हाँ लेके जाएगा। और ये डेटा अगर इसकी बॉडी होगी तो भी लेके जाएगा डेटा पोस्ट रिक्वेस्ट के। लेकिन HTTP के पास सिक्योरिटी नहीं होती, किसी चीज का सिक्योर नहीं होता, ये प्लेन टेक्स्ट में होता है तो सब कुछ विजिबल होता है। हैकर आता है, तुरंत अटैक करता है, सारा डेटा इसके बॉडी से भी चुरा लेता है, कहीं से भी डेटा चुरा सकता है। इसलिए HTTPS जो है SSL सर्टिफिकेट कुछ स्पेशल नहीं करता है। ये सिंपल जो डेटा आप लेके जा रहे हैं, डेटा, इस डेटा को क्या कर देता है? एनक्रिप्ट कर देता है। एनक्रिप्ट फॉर्म में लेके जाता है। किसमें? एनक्रिप्टेड कर देता है, एनक्रिप्ट। तो एनक्रिप्ट करने से क्या होगा कि जब HTTPS जो है ये डेटा लेके जा रहा है, हैकर आया है, तुरंत हैकर आया है, इससे बोला, आपसे बोला कि ओपन योर पैकेट्स। अब अपना पैकेट्स ओपन करें, बॉडी मीन्स अब पैकेट ओपन करें, तो इससे बोलेगा पैकेट ओपन करने के लिए, तो ये ओपन करेगा, तो इसका पूरा डेटा विजिबल है। कहाँ चला जाएगा? है हैकर के पास। हैकर क्या किया? डेटा या तो इसको लॉस कर देगा या फिर गेट कर लेगा। लेकिन HTTPS ये भी बोलेगा है ओपन करो अपना पैकेट। इसने भी पैकेट ओपन किया और ये जब भी पैकेट ओपन करेगा तो सारा डेटा जिग जैग पोजीशन में होगा। तो बोलेगा अरे ये क्या रखा है यार, कचड़ा पूरा भरा है तूने। तो बोलेगा ठीक है, अगर आपके काम का है तो ले लो। हाँ, आपके काम का है तो ले लो। हैकर को बोलेगा ले लो, बोले नहीं है, जाओ, किसी काम का नहीं है तुम्हारा डेटा। क्यों? क्योंकि सारा डेटा इनक्रिप्टेड है। मालूम है इनक्रिप्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? इनक्रिप्ट मीन्स
जो आपके डेटा है, जो एक्चुअल डेटा है, उसके अंदर मिसलेनियस कोड, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा और भर दिए गए हैं, इसके अंदर मिक्स कर दिया गया है। तो मिक्स कर दिया गया है तभी निकाला जाएगा, ये डेटा तभी फिल्टर होगा जब आप एक्चुअल वैल्यू इसके अंदर एक्चुअल वैल्यू मीन्स इसका आईडी, इसके की, हाँ, उसका एक्चुअल वैल्यू जब पास करोगे तो ये उस डेटा जो आपका एक्चुअल वैल्यू उससे माइनस करके निकाल देगा, पूरा आपका डिक्रिप्ट किया जाएगा। समझ गया इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, HTTP HTTPS में क्या डिफरेंस है? यस, तो सेफली जो ले जाता है, एक तो बॉडी के अंदर लेके जाया जाता है। अब बॉडी भी आपका सेफ नहीं है, हैकर इसको भी हैक कर सकते हैं, इसलिए हमें HTTPS की हेल्प पड़ती है, जो हम डेटा को इनक्रिप्टेड फॉर्म में लेकर जाते हैं। ठीक है, दूसरा, पहला आपको HTTP HTTPS में डिफरेंस समझ में आ गया? यस सर। दूसरा जो है कि हाँ, गेट जो अब HTTP आप समझ गए, ये तो फुल्ली क्या है, फुल्ली अनऑथोराइज्ड है, मीन्स कोई भी मशीन इसको तुरंत बाहर फेंक देगी, परमिशन देगी ही नहीं HTTP को। तो HTTPS ही हम समझे, रियल टाइम में HTTPS पे ही सारे डेटा को ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि ये कंपनी में सारे जो हमारे एप्लीकेशंस होते हैं वो VPN में चलते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स पे। तो ये HTTP से रिक्वेस्ट भेजना कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिक्योर नहीं होता है। क्योंकि कंपनी में जो भी सर्वर्स है उसमें डायरेक्ट क्या है, वो फायरवॉल्स सिक्योरिटी लगाई जाती है, फायरवॉल्स। तो फायरवॉल्स का काम ही यही है कि अनऑथोराइज्ड रिक्वेस्ट को रिमूव कर दिया जाए और जो ऑथोराइज्ड रिक्वेस्ट है उसको ही एंटर किया जाए। तो HTTP क्या होता है, अनऑथोराइज्ड रिक्वेस्ट होता है, जिसको अलाउ नहीं किया जाता है रियल टाइम एप्लीकेशन पे। ठीक है, बाकी फेक फर्जी एप्लीकेशन है तो चलेगा। तो ये जो आपका एप्लीकेशन है, ये रियल टाइम एप्लीकेशन है या फेक है, चेक करते हैं। यहाँ HTTPS सर्टिफाइड है, यस। कोई ऐसा एप्लीकेशन बताओ जो फेक हो। नहीं, HTTPS सर्टिफाइड, समझ में आया? तो सारे रिक्वेस्ट क्या है, आपको क्या लग रहा है, सब एनक्रिप्टेड है। हाँ, सब HTTPS में मिलेंगे। बहुत कम ही जो होंगे वेबसाइट जो होंगे HTTP होंगे जो अनऑथोराइज्ड होंगे, और अनऑथोराइज्ड में आपका डेटा लॉस होने के भी चांसेस होते हैं। तो इसलिए अनऑथोराइज्ड रिक्वेस्ट जो है, आपका मशीन मीन्स आपका लैपटॉप जिसमें फायरवॉल्स लगे होते हैं, वो सबसे पहले अनऑथोराइज्ड रिक्वेस्ट को ही नेग्लेक्ट करते हैं, परमिशन नहीं देते हैं, अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलो अब इधर समझो गेट के केस में। अब गेट के केस में ये क्वेरी पैरम है, क्वेरी पैरामीटर्स, ये क्या बाइंड किए गए हैं, URL के साथ बाइंड हो जाते हैं इसके की एंड वैल्यूज। इसके केस में, गेट के केस में, तो आप अगर डेटा सेंड करना चाहें सर्वर पे, तो वो सर्वर पे सारे डेटा आपके चले जाएंगे, लेकिन गारंटी ये नहीं है कि सेफली जा रहे हैं या नहीं, डेटा आपका लॉस हो सकता है। इसलिए अगर इम्पोर्टेंट डेटा है तो आप उसको पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ भेजें। क्यों? क्योंकि पोस्ट रिक्वेस्ट जो कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है, पोस्ट रिक्वेस्ट बॉडी कंटेन करता है। ठीक है, तो अभी यहाँ तक आप लोग समझ जाइएगा। क्या है कि फिर से मुझे सारी डायग्राम ड्रॉ करने पड़ेंगे। बना दे या समझ जाओगे यार? तो ये है गेट रिक्वेस्ट का, और ये जो जा रहा है आपका इनिशियल लाइन, तो यहाँ क्या होगा आपका रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं, ना कि रेस्पॉन्स की। हाँ, ये दोनों जो है रिक्वेस्ट, HTTP रिक्वेस्ट का आर्किटेक्चर है, ना कि रेस्पॉन्स का। रेस्पॉन्स का आर्किटेक्चर डिफरेंट है, रेस्पॉन्स का आर्किटेक्चर अलग है। ये है किसका, रिक्वेस्ट का। तो पोस्ट रिक्वेस्ट के केस में क्या है कि इस टाइम पे आपका बॉडी कंटेन किया जाता है, इसके अंदर बॉडी होता है,
और ये बॉडी सेफली लेके जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, आपका बॉडी होता है। तो बॉडी डेटा ये इसके अंदर पैक होगा और पैक होने के बाद लेकर ट्रेवल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसमें इनक्रिप्ट फॉर्म में हम सारी चीज़ों को इनक्रिप्ट करेंगे। इनक्रिप्ट किया जाएगा मीन्स HTTPS की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, HTTPS में इनक्रिप्ट किया जाएगा डेटा, इनक्रिप्ट के फॉर्म में ट्रांसफर किया जाएगा सर्वर पे, सर्वर से डेटाबेस में, ठीक है। तो समझ में आया? गेट, रिक्वेस्ट और पोस्ट में क्या डिफरेंस है? गेट जो है डेटा को पैरामीटर के साथ बाइंड करके लेके जाता है, और जो पोस्ट रिक्वेस्ट है वो डेटा को बॉडी के अंदर कंटेन करके लेके जाता है, इसलिए वो सेफली लेके जाता है। क्लियर? यस, बोलो। इसी तरह से पोस्ट, इसी तरह से क्या है, पुट, पैच, डिलीट, ये सभी बॉडी कंटेन करते हैं। सबके पास बॉडी होता है। सिर्फ बॉडी नहीं होता है तो किसके पास नहीं होता है? गेट रिक्वेस्ट के पास। गेट रिक्वेस्ट के पास बॉडी नहीं होता है, बाकी सब बॉडी कंटेन करते हैं। और रेस्पॉन्स, HTTP रेस्पॉन्स के केस में, रेस्पॉन्स में गेट के पास भी बॉडी होता है, पोस्ट के पास भी, सभी के पास बॉडी होगा। रेस्पॉन्स जब रिटर्न करेगा HTTP रेस्पॉन्स तो कॉन्सेप्ट सेम होगा, बस चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। हम बॉडी की बात कर रहे हैं तो सभी के पास बॉडी होगा, ठीक है। याद रहेगा? चलो अभी मैं प्रोजेक्ट कराऊंगा, बात बताते रहूंगा तो याद रहेगा, फ्लो याद हो जाएगा, ठीक है। सर ये सर सभी के पास बॉडी होती है, गेट के पास बॉडी नहीं होती, विदाउट बॉडी होता है, तो उसके साथ में सर अपन क्वेरी पैरम यूज करते हैं। क्वेरी पैरम इसके साथ ही नहीं यूज करते। हाँ, क्वेरी पैरम क्या, इसका काम क्या है? मेन गेट रिक्वेस्ट जो हम बनाते हैं कोई चीजों को फेच करने के लिए, डेटा फेच करने के लिए ना कि न्यू रिसोर्स क्रिएट करने के लिए, ना ही अपडेट करने के लिए, ना ही डिलीट करने के लिए। यस सर। हाँ, डिलीट करने के लिए भी भेज सकते हो गेट रिक्वेस्ट से। सिंपल, आपने आईडी भेजा को डिलीट कर दो, गेट रिक्वेस्ट आईडी भेज सकते हैं। हाँ, हम जब बात करेंगे कि भाई एक नया रिसोर्स क्रिएट करो, इसका मतलब मैं चाहता हूं कि डेटाबेस में चेंजेस करना। हाँ, कोई हमारे पास इंपॉर्टेंट डेटा है जो हम स्टोर कराना चाहते हैं। डेटाबेस में क्या स्टोर होगा यार? इंपॉर्टेंट डेटा स्टोर होगा ना आपकी। हाँ, तो इंपॉर्टेंट डेटा हम स्टोर करते हैं डेटाबेस में, इसलिए हम उसको सेफली लेके जाते हैं। लेकिन यूआरएल में, जो यूआरएल के साथ जो हम बाइंड करते हैं कि आप मुझे उसका क्या बोलते हैं, स्टूडेंट 1 का रिकॉर्ड, जिसका स्टूडेंट 1 ID 1 है, उसका रिकॉर्ड प्रोवाइड करो, तो ठीक है, इसको मैं भेज दिया गेट के साथ। तो आईडी आप बाइंड करोगे किसके साथ? क्वेरी पैरम के साथ। उसका की बाइंड करोगे तो आप फिल्टर लगा सकते हैं उसके अंदर। बोले नहीं, CS स्टूडेंट का जिसकी आईडी है वो है 102, उसका डेटा प्रोवाइड करो। अब CS का स्टूडेंट, अब एक की और आ गया, CS का स्टूडेंट होना चाहिए प्लस उसकी आईडी मैच करनी चाहिए, दो चीज। बोले नहीं, CS का स्टूडेंट हो प्लस वो स्टूडेंट जिसका फीस सबमिट नहीं हुआ हो, हाँ, जो सबमिट नहीं है, जो एक्टिव स्टेट में हो, या जो नॉट रजिस्टर्ड है, जो इनएक्टिव हैं, उनका रिकॉर्ड प्रोवाइड करो। तो इसके अंदर ये हम क्या काम करते हैं, क्वेरी पैरामीटर में हम क्वेरी भेजते हैं कोई चीजों को फेच करने के लिए। ऑल रिकॉर्ड्स फेच करो, सिंगल रिकॉर्ड फेच करो, फिल्टर करो, कंडीशंस पास करो, कंडीशंस के बेस पे या सर्च करो, सॉर्ट करो, है ना? समझ में आया? तो ये सारे गेट रिक्वेस्ट। क्लियर? हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट डेटा, कोई चीज रजिस्टर्ड करना है, न्यू रिकॉर्ड अपडेट करना है, तो उसके लिए हम पोस्ट यूज करेंगे डेटा में चेंजेस करने के लिए डेटाबेस में, ठीक है? यस सर, क्लियर। क्लियर? ओके, तो फर्स्ट स्टेप था हमारा ये। दूसरा, लोकल होस्ट। लोकल होस्ट क्या है? ये हमारा सर्वर। लोकल होस्ट क्या है हमारा? लोकल होस्ट मीन्स डोमेन नेम या सॉरी इसको बोलेंगे DNS नेम या फिर IP एड्रेस। IP एड्रेस ये इंटरनली कन्वर्ट किया जाता है किसमें? डोमेन नेम में। तो डोमेन नेम बोलो या फिर IP एड्रेस या फिर होस्ट नेम, तो कुछ भी आप बोल सकते हो। IP एड्रेस, IP या फिर IP एड्रेस या फिर होस्ट नेम या फिर DNS नेम, डोमेन नेम। सॉरी, IP एड्रेस एक्चुअली डिफरेंट होता है। IP एड्रेस और इसका होस्ट नेम या फिर डोमेन नेम, डोमेन
नेम, डोमेन नेम बोलो या फिर होस्ट नेम, दोनों सेम है। और जो होती है आईपी एड्रेस, ये किसी भी मशीन की क्या होती है, एक यूनिक आईडी होती है। कोई भी कोई भी मशीन की क्या होती है, यूनिक आईडी होती है। जिस तरह से आपका आधार कार्ड है, इसी तरह से मशीन का आईडी कार्ड है आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस मशीन का अगर आप प्रोवाइड करोगे तो इसका डोमेन नेम है लोकल होस्ट। तो इसका डीएनएस सर्वर, डोमेन नेम सर्वर, वो इंटरनली आईपी एड्रेस पास करोगे तो ये कन्वर्ट करके देता है आपको डोमेन नेम या फिर होस्ट नेम। अगर होस्ट नेम दोगे तो ये आपको कन्वर्ट करके देता है, मीन्स कन्वर्ट क्या, रिटर्न करता है आईपी एड्रेस। तो मैं यहाँ होस्ट नेम दे रहा हूँ जिसका नाम है लोकल होस्ट मैं दूंगा तो डीएनएस सर्वर इंटरनली वो मुझे आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा। आया समझ में? हेलो? तो डीएनएस सर्वर, हाँ, हमारे सिस्टम में लोकल डीएनएस सर्वर होता है। लोकल डीएनएस सर्वर जाएगा, सर्च करेगा कि आपने जो होस्ट नेम दिया है, तो क्योंकि किसी भी मशीन को कनेक्ट करने के लिए उसकी मशीन की आईडी होनी चाहिए। जब तक वो आईडी नहीं होगा तब तक हम कनेक्ट नहीं कर सकते। तो आईपी एड्रेस हमें नहीं मालूम है, लेकिन क्या मालूम है, उसका होस्ट नेम मालूम है, राइट? होस्ट नेम जैसे कि google.com, facebook.com, netflix.com और व्हाट्सएप, कोई सा भी है, बहुत सारे एप्लीकेशन है, तो सबका होस्ट नेम मालूम है, मीन्स डोमेन नेम, लेकिन आईपी एड्रेस नहीं मालूम है। तो जब तक आपको आईपी एड्रेस नहीं मालूम होगा तब तक आप सर्वर से कनेक्ट नहीं कर सकते, मीन्स उस मशीन से कनेक्ट नहीं कर सकते। तो उस मशीन से कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए क्या, उसका आईपी एड्रेस। तो होस्ट नेम या फिर हम डोमेन नेम की बात करें, अगर हम डोमेन नेम एंटर करते हैं तो इंटरनली डीएनएस सर्वर के पास जाता है डोमेन नेम सर्वर। तो डोमेन नेम सर्वर वो इंटरनली आप उसको पास करोगे आईपी एड्रेस, सॉरी होस्ट नेम, तो वो रिटर्न करेगा हमें आईपी एड्रेस। तो इस आईपी एड्रेस के बेस पे हम जाएंगे सर्वर के पास। तो यहाँ होगा हमारा आईपी एड्रेस, देन पोर्ट नंबर मीन्स वो कौन सा पोर्ट नंबर है जहां एप्लीकेशन हमारा रन हो रहा था। ये पोर्ट नंबर किसका है, ये पोर्ट नंबर किसका है, अरे ये वो सर्वर का है जिसका आईपी एड्रेस आप सर्च कर रहे थे। ये सर्वर, इस सर्वर का क्या है, आईपी एड्रेस, इसका आईपी एड्रेस है, ये एक इसका आईपी एड्रेस। तो जो आईपी एड्रेस आप सर्च कर रहे थे ना, इसका आईपी एड्रेस बताओ क्या है। तो मान लो इसका आईपी एड्रेस एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ 127.6975450 XYZ। तो ये जो आईपी एड्रेस था, तो ये जो कन्वर्ट किया गया था लोकल होस्ट है। लोकल होस्ट मैंने टाइप किया तो ये बताया कि ये हमारे लोकल सर्वर का, मीन्स जो हमारे सिस्टम में अवेलेबल है उसी का ये मशीन का एड्रेस है लोकल होस्ट। तो ये कन्वर्ट करके देगा आईपी एड्रेस। तो ये किसका देगा, सॉरी, ये देगा आपको ये आईपी एड्रेस, होस्ट नेम, आईपी एड्रेस रिटर्न किया। अब आईपी एड्रेस, अब क्या चाहिए, पोर्ट नंबर। अरे हमारा सर्वर कौन से पोर्ट पे चल रहा है, क्योंकि हमारे लोकल सिस्टम में मल्टीपल सर्वर रन हो सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम पे, एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे मल्टीपल सर्वर रन हो सकते हैं ना, यस। जैसे कि डेटाबेस सर्वर, माईएसक्यूएल सर्वर, और आपका टॉमकेट सर्वर, और आपका ओरेकल सर्वर, आपका एंगुलर एप्लीकेशन रन हो रहा है, वो भी सर्वर रन हो रहा है। माइक्रो सर्विसेज में मल्टीपल एप्लीकेशंस रन हो रहे हैं डिफरेंट सर्वर पे। तो ये सारे सर्वर जो रन हो रहे हैं वो कहाँ रन हो रहे हैं, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सभी को अलग अलग पोर्ट प्रोवाइड करता है कि इस पोर्ट पे आप अपना एप्लीकेशन रन करो और इस पे अपना एप्लीकेशन। तो मल्टीपल पोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। तो क्या होते हैं पोर्ट जो होता है ये एक एरिया होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम उनको एग्जीक्यूट करने के लिए देता है कि आप अपने एप्लीकेशन को यहाँ एग्जीक्यूट करें। क्यों, क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है मल्टीटास्क होता है, मल्टीपल टास्क पैरेलली एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? तो यस सर। हाँ, तो ये पोर्ट नंबर, इसका पोर्ट नंबर क्या होते हैं इसके, बाय डिफॉल्ट सभी के पोर्ट नंबर होते हैं, बट आप
मान लो ओरेकल का पोर्ट नंबर भी ओरेकल डेटाबेस का 8080 है, और आप अपने सिस्टम का भी पोर्ट नंबर अपने सर्वर एप्लीकेशन का भी पोर्ट नंबर 8080 रखे हैं, तो इसलिए वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो आप पोर्ट नंबर चेंज भी कर सकते हैं 8090, या कोई से भी आप कस्टम पोर्ट नंबर प्रोवाइड कर दीजिए रेंडमली, जो आप देख लीजिए कौन सा आपका एप्लीकेशन में रन नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, जो रिजर्व पोर्ट होते हैं वो 2040 आई थिंक इस तरह से रिजर्व होते हैं, ये इसके 20 के नीचे जो होते हैं रिजर्व होते हैं। तो आप यूज कीजिए पोर्ट जो है 30 के बाद 3003 या फिर 400, 4 डिजिट के पोर्ट होंगे, ठीक है, 40 या 707, कुछ भी पोर्ट ले लो यार, ठीक है। इसके बीच कहाँ से 1000 के अंदर इतना 8000 9000 800, हाँ, और 900 इस तरह से 10000 इसके अंदर आपका पोर्ट नंबर ही रहेगा, ठीक है। 90909 इतना 999 आप पोर्ट नंबर रख सकते हैं, कोई सा भी। समझ में आया? ये डिफॉल्ट पोर्ट नंबर। अब इस आईपी एड्रेस मिला, पोर्ट नंबर मिला, अब बचा हमारा ये क्या है, होम क्या है, होम हाँ, ये एक रिक्वेस्ट है, ये इस क्लास से जो बाइंड किया गया है। तो सर्वर, इस सर्वर के अंदर हम सर्वर की बात करें तो इसमें सर्वर में एक एप्लीकेशन है, एक होता है वेब सर्वर, और उस वेब सर्वर के अंदर जो रन होता है वो एप्लीकेशन रन होता है। तो ये हमारा क्या है, वेब सर्वर। और इस वेब सर्वर के अंदर हमने डिप्लॉय किया, हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं कौन सा, एप्लीकेशन सर्वर, ये एप्लीकेशन बोलते, इसके अंदर हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है। तो वेब सर्वर के अंदर क्या रन हो रहा है, हमारा एप्लीकेशन, ठीक है। आज का मावन आप लोग अटेंड किए ना, मावन वर्कशॉप, सभी लोग मालूम, पता चला वहां पास कि एप्लीकेशंस कैसे डिप्लॉय होते हैं वेब सर्वर के अंदर। यस, तो वेब सर्वर एप्लीकेशन सर्वर में डिफरेंस क्या है, चलो कल बताएंगे, आज टाइम ज्यादा हो गया है। आज आप समझो एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के अंदर, तो हमारा जो एप्लीकेशन है, तो हमने बोला है कि सबसे पहली रिक्वेस्ट जो आएगी, मान लो किससे आ रही है, /home। तो /home से अगर कोई रिक्वेस्ट आ रही है तो मैं रिटर्न करूंगा उसको पेज, कौन सा, यूआई पेज रिटर्न करूंगा, किसके बेस पे, फर्स्ट रिक्वेस्ट यूआरएल के बेस पे, तो पेज 1 रिटर्न करूंगा। अगर, या फिर मैं बोल दूं होम पेज, ठीक है, होम पेज रिटर्न करूंगा। अगर उसने रिक्वेस्ट सेंड किया /home कोर्स की इंफॉर्मेशन के लिए आया, तो मैं यूआई रिटर्न करूंगा उसको, कोर्स पेज, ठीक है। तो जो भी रिक्वेस्ट आएगा वो उसके बेस पे क्या किया जाएगा, रिटर्न किया जाएगा रिक्वेस्ट बेस। तो ये वेब सर्वर है, वेब सर्वर कौन सा पोर्ट नंबर पर रन हो रहा है, तो वेब सर्वर हमारा कौन सा है, आपका टॉमकेट सर्वर, एक वेब सर्वर की तरह वर्क करता है। इसकी आईपी एड्रेस मशीन की आईपी एड्रेस है, और एप्लीकेशन जो आपका एप्लीकेशन जो आपने स्प्रिंग बूट या फिर .NET किसी भी एप्लीकेशन में, किसी भी लैंग्वेज में आपने एप्लीकेशन क्रिएट किया है उसके लिए। तो ये जो यूआरएल है, ये हैंडल कौन कर रहा है, ये यूआरएल। तो ये जो रिक्वेस्ट आ रही है, ब्राउजर से रिक्वेस्ट आ रही है, इसको हैंडल करने वाला कौन है, इसको हैंडल कौन कर रहा है भाई, एप्लीकेशन। यस, तो एप्लीकेशन, ये हमारा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है। तो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में सभी चीजों को एक डिजाइन पैटर्न के अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। तो डिजाइन पैटर्न क्या बोलता है कि अगर कोई रिक्वेस्ट आ रही है तो आप उन रिक्वेस्ट को बाइंड करो कंट्रोलर के साथ। किससे बाइंड करोगे,
कंट्रोलर के साथ। तो जो फर्स्ट लेयर है एप्लीकेशन का, जो पहला लेयर है जो कनेक्ट करता है किससे, इस यूआरएल से, उसको बोलते हैं कंट्रोलर। क्या बोलते हैं इसको? कंट्रोलर। कंट्रोलर कंट्रोलर लेयर, कंट्रोलर डॉट जावा या कंट्रोलर लेयर बोलेंगे, और इसको हम अपने एप्लीकेशन में स्प्रिंग बूट में मार्क करते हैं @कंट्रोलर। @कंट्रोलर किसी भी जावा फाइल में अगर ऐड करते हो तो वो ट्रीट करता है किसके? @कंट्रोलर। अगर आप किसी भी क्लास में लगाते हो तो वो क्या ट्रीट करता है? माई कंट्रोलर। वो बन जाता है आपका ये बन जाता है आपका फर्स्ट वेब लेयर। फर्स्ट वेब लेयर मीन्स वेब एप्लीकेशन जो ब्राउजर से कनेक्ट करने का। तो ये जो है कनेक्ट किया जाएगा रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स के बेस पे। तो यहाँ से जो भी रिक्वेस्ट आएंगे वो कौन हैंडल करेगा? कंट्रोलर। ऐसा समझ में? कंट्रोलर हैंडल करेगा। और रिटर्न क्या किया जाएगा? यूआई मीन्स एक पेज। तो क्या रिटर्न किया जाएगा या क्या डेटा लेके आ रहा वो जो हैंडल करेगा उसको बोलते हैं डेटा। तो डेटा जो होता है, जैसे कि आपने एक क्या बनाया? क्लास बनाया, क्लास, और क्लास का नाम रखा मान लो स्टूडेंट। स्टूडेंट का डेटा जो स्टोर किया जाएगा, तो जैसे मान लीजिए आपने स्टोर किया इंट आईडी, SID, स्टूडेंट आईडी, और स्ट्रिंग एस नेम। तो ये डेटा जो इनको मेमोरी कौन प्रोवाइड करेगा? मेमोरी। जैसे ही ये डेटा आएगा तो इसका जो डेटा है वो ये कंट्रोलर के पास आएगा, और ये कंट्रोलर कनेक्ट करता है किसके पास? इस स्टूडेंट से। तो ये स्टूडेंट का इंटरनली IOC कंटेनर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद और इसमें असाइन कर दिया जाएगा इनकी मेमोरी में डेटा। तो ये एक प्रकार से क्या क्रिएट किया जाएगा इंटरनली। ये स्ट्रक्चर मैं सिर्फ डिजाइन कर रहा हूँ आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए, बाकी कल मैं MVC का पूरा फ्लो बताऊंगा। अभी सिर्फ आप ये समझो कि डेटा कैसे इनिशियलाइज किया जा रहा है यहाँ। ठीक है, इतना समझ गया? बस ये फ्लो आज आप बता रहा हूँ, कल मैं आपको MVC का कंप्लीट फ्लो बताऊंगा, कैसे पार्सिंग की जाती है, कौन कौन से एनोटेशन यूज करते हैं। तो ये आज MVC स्ट्रक्चर समझ में आया गया। MVC, अब इसमें MVC कौन है? ये आपका क्या है? M इस मॉडल, M, और ये आपका V मीन्स व्यू पेज। व्यू पेज कहाँ है? व्यू पेज भी इधर ही होगा आपका। जो पेज रिटर्न करना है, मान लो आपको रिटर्न करना है HTML पेज, तो मैं एक HTML पेज भी बना देता हूँ आपके लिए। इतना किए हैं तो थोड़ा सा और कर देते हैं ना। तो कोर्स पेज है, इस कोर्स पेज को रिटर्न करना है, तो पेज रिटर्न कौन करेगा? ये। तो ये एक प्रकार से क्या है? course.html पेज है। course.html पेज। तो ये course.html पेज का अब रिटर्न किया जाएगा, ये कंट्रोलर बताएगा कि आपको रिटर्न करना है। तो course.html पेज रिटर्न किया जाएगा। तो ये हो गया आपका MV, और ये आपका C, MVC। ठीक है, अब आगे समझ में। MVC क्या है? कंट्रोलर। MVC बोलो यार। MVC, M is model, P is view, C is controller। इसको मिला के क्या बनाएंगे? एक डिजाइन पैटर्न। तो ये है MVC। तो ये जो है आपका, ये है मॉडल, और ये आपका व्यू, और ये है कंट्रोलर। भूल जाओगे क्या यार? कल याद रहेगा? नहीं सर, याद रहेगा सर। तो यही है डिजाइन पैटर्न। क्या काम है इसमें? क्या काम हो रहा है?
बस जो ये ट्रायंगल यहाँ दिख रहा है वो ट्रायंगल यहाँ है। मॉडल में उस डेटा को क्या करो, कंट्रोलर के बेस पे। तो ब्राउजर से जो रिक्वेस्ट आ रही है वो कंट्रोलर हैंडल कर रहा है, और ब्राउजर पे यहाँ से जो रिक्वेस्ट आएगी वो कंट्रोलर के पास जाएगा, और ये कंट्रोलर उस डेटा को हैंडल करेगा, उस डेटा के साथ बाइंड करेगा, और रिटर्न जो करेगा वो यूआई पेज। तो ये जो है एक पार्टीशन है किसके साथ, वेब लेयर के साथ, वेब। तो फर्स्ट जो लेयर है वेब लेयर, वो पूरा डिजाइन किया गया है एमवीसी डिजाइन पैटर्न पे। इसके बाद जो स्टार्ट होगा वो सर्विस लेयर होगा। सर वो डेटा एक्सेस लेयर मिस। हेलो, कुछ पूछना है दरअसल? हैप्पी? कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलो ठीक है, मिलते हैं कल। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।